हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम लीगल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स एंड बेंच बार रिलेशन का अगला लेक्चर आपको बताने वाले हैं। तो इसमें एक टॉपिक उठ के आता है कि क्या कोई भी अधिवक्ता किसी अधिवक्ता के लिए अपना विज्ञापन करना प्रतिसिद्ध है। इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वेदर सेल्फ एडवर्टाइजमेंट फॉर अ लॉयर फॉरबिडेड डिस्कस, मतलब क्या कोई वकील अपना खुद का प्रचार कर सकता है, ये क्या विधि के नियम के खिलाफ है कि नहीं है। अब अगर हम भारत की न्याय प्रणाली की बात करें तो यहां आपने कई सारे वरिष्ठ वकीलों के और जो जूनियर वकीलों के बोर्ड आपने देखे हैं। तो भारत में तो जाहिर सी बात है, वैसे अगर अधिवक्ता नियम के हिसाब से देखें तो ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है कि कोई अधिवक्ता अपना प्रचार करे, लेकिन भारत में ये चलता है। लेकिन इंग्लैंड में इसको पूरी तरह से प्रोहिबिटेड किया गया, क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है और हमारे भारत में जितने भी कानून हैं, जितनी भी विधि हैं, वो सब हमारे कई देशों अन्य देशों से अंगीकृत की गई है। तो क्यों कोई अधिवक्ता अपना विज्ञापन नहीं कर सकता? क्योंकि अधिवक्ता का जो काम है वो एक व्यवसाय नहीं है, वो एक सामाजिक कार्य है जो आम जनता, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए होता है। ठीक है, तो विधिक व्यवसाय में अपनी प्रसिद्धि के लिए विज्ञापन करना प्रतिसिद्ध है, नहीं कर सकते हम किसी तरह से। इसका मतलब ये होता है कि आप मुवक्किल को पटा रहे हैं, क्लाइंट को अपने पास बुला रहे हैं प्रचार करके, तो क्योंकि आप एक सामान नहीं बेच रहे हैं, आप एक अधिवक्ता है, तो आप समाज के प्रति एक अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए अगर कोई मुवक्किल आपको पेमेंट देता है तो ये आपकी एक तरह से दक्षिणा हो गई, आपकी पेमेंट हो गई जितनी आप उससे मांगते हैं। और फिर जब धीमे धीमे आप प्रसिद्धि पाते हैं तो आप अपने हिसाब से फीस रखना चालू कर देते हैं। तो इंग्लैंड में तो ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन विधि के अनुसार, कानून के अनुसार देखा जाए तो ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि विधि का शासन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। तो विधि का शासन क्या है कि हमको पता है कि भारत में हर एक व्यक्ति को विधि के अनुसार ही रहना चाहिए, विधि का पालन करना चाहिए, क्योंकि विधि ऐसे ही किसी को दंड नहीं देती जब तक वो व्यक्ति विधि के अनुरूप जाके या विधि के अगेंस्ट जाके कोई काम ना करे, तब तक उसको हम कोई सजा नहीं दे सकते। तो समाज में एकता बनाने के लिए, समाज को शांतिपूर्ण बनाने के लिए ही विधि का गठन किया गया, जिससे समाज में एकता बनी रहे। तो ये हो गया रूल ऑफ लॉ। और इसके विषय में आप और भी जो आपके मन में विचार है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुशासनात्मक समिति द्वारा आदेश अपील योग्य होती है। मतलब क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो आदेश होता है वो अपील योग्य होती है, वो ऑर्डर मतलब इनेबल माना जाता है। मतलब वेयर द ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्प्लेटरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडियन एप्रीसिएबल। तो अगर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुशासनिक समिति को देखें तो उच्च न्यायालय के अपील के योग्य है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 38 में यह प्रावधान दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति धारा 36 और धारा 37 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी या संबद्ध राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिया गया आदेश तथा कथित मान्य होगा। मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर कोई अपील सुनाती है तो उसको योग्य माना जाता है, ऐसा माना जाएगा। बिल्कुल हाई कोर्ट में देखा जाएगा, अगर उसमें कोई करेक्शन होता है तो उसको करेक्शन किया जाता है, लेकिन उसकी अपील को माना जाता है। इसमें देखते हैं कि जैसा ठीक समझे, अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1973 के अनुसार भारतीय व्यक्ति की सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, किसी भी भारतीय व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिससे उस व्यक्ति के प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मतलब कि कहने का हो गया कि अगर कोई किसी व्यक्ति की अगर सुनवाई चल रही तो वो सेशन न्यायालय से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें कितना हस्तक्षेप करती है और वो क्या अपील देती है अधिवक्ताओं के प्रति, क्योंकि हम लीगल एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये योग्य मानी जाएगी। अच्छा, अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि वेदर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू
प्रेसिडेंस ओवर ऑल द एडवोकेट्स। क्या भारत के महान्यायवादी अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार है? देखिए, अगर हम अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23 के अंतर्गत महान्यायवादी को संपूर्ण भारत के अधिवक्ताओं की पूर्व सुनवाई का अधिकार है। अब पूर्व सुनवाई का अधिकार का मतलब हो गया कि जो भारत का महान्यायवादी होगा वो सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता की सुनवाई करेगा, उसके बाद उनके जूनियर। इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। बात यहां पर यह है कि जो सीनियर एडवोकेट होगा उसकी सुनवाई पहले होगी और जूनियर की बाद में होगी। और सीनियर एडवोकेट के बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि सीनियर एडवोकेट कौन बनता है, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से और अपने कानून की विस्तृत जानकारी द्वारा। ठीक है, तो धारा 23 के अनुसार अगर इसमें देखें अधिवक्ता अधिनियम धारा 23 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की सुनवाई अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी, जिसमें सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी शामिल है। धारा 23 के 2 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को छोड़कर अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व भारत के सोलिसिटर जनरल। अब सीनियर एडवोकेट से पहले भारत के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की भी सुनवाई होती है। सीनियर एडवोकेट से पहले उनकी होती है, तो पहले उनकी, फिर उनकी, फिर उनकी। मतलब ये एक अनुक्रम चलता है, क्रम चलता है कि पहले सोलिसिटर ऑफ इंडिया, फिर सीनियर एडवोकेट और फिर जूनियर एडवोकेट। तो इसमें तो आपको पता चल गया कि पहले सोलिसिटर की होगी। अब इसी प्रकार अधिनियम की धारा 23 के 5 के अंतर्गत यह व्याख्यान दिया गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता की सुनवाई अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व होगी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं में परस्पर अन्य अधिवक्ताओं के परस्पर पूर्व सुनने के प्रकार उनकी अपनी अपनी ज्येष्ठता के अनुसार है। मतलब अगर वरिष्ठ अधिवक्ता चाहे तो जूनियर की भी सुनवाई पहले हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चारों टॉपिक मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको समझ में आया है, जिसने पूरा देखा है, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आपको टॉपिक वाइज टॉपिक अगर लेक्चर चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़िए, अगर आप सच में वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ।